बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सीतामढ़ी से दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर होकर के चलेगी वंदे भारत ट्रेन। महज 6 घंटे में पूरा होगा दिल्ली का सफर। नीतीश ने सेट किया 2025 का टारगेट। बिहार वासियों के लिए सीएम का अहम ऐलान। क्या है आगे आपको बताएंगे विस्तार से। प्रशांत किशोर की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दो टूक, कहा आपके आका भी मुझसे लेते हैं सलाह। बाबरी मस्जिद के लिए लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई और हमें जीत भी मिली, आखिर क्यों ऐसा बोले मौलाना अरशद मदनी। कटिहार में दिख रहा चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर, किसान को सताने लगा फसल बर्बाद होने का डर। किशनगंज में खदेड़ करके पीटते रहे बालू माफिया, दहाड़ मार करके रोते रहे खनन विभाग के कर्मी, वीडियो हुआ वायरल। तूफान मिचोंग का असर, पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, छाए रहेंगे बादल, 9 दिसंबर से बढ़ेगी कनकनी। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने लोकसभा में उठाया भारत नेपाल सीमा सड़क का मुद्दा, शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने की मांग। बुरी तरह से फंस गए हैं मास्टर जी, वीडियो कॉल करके कपड़े उतारने लगी लड़की, अब 5 लाख का आया डिमांड। मुगल थे मेरे पूर्वज, जदयू नेता के बोल, लालू के बेटे को बताया पागल, हिंदू को कहा अपना दुश्मन। बिहार के डीएनए वाले बयान पर मचा बवाल, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, तेलंगाना सीएम को कहे अपशब्द। बिहार में जान के साथ खिलवाड़, मिड डे मील खाने से 60 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 3 की हालात नाजुक, एक्शन लेंगे के पाठक। फिर उठा बिहारियों के डीएनए पर सवाल, क्या 2015 की तरह अब सैंपल भेजेंगे नीतीश कुमार। 3 राज्यों में हार के बाद विपक्षी दलों की खुल गई है पोल, गठबंधन बनाने का कोई भी फायदा नहीं। 8% कुर्मी वोटरों को साधने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बनाया ये मास्टर प्लान। बिहार में स्कूल के बाद अब के पाठक का मदरसे पर रिएक्शन, 50 मदरसों की मान्यता रद्द, कई मौलवियों का वेतन रोका। बिहार में जनवरी में होगी फोकनिया की परीक्षा, जानिए क्या होती है इसकी तालीम, इन दिग्गजों ने की यहां से पढ़ाई, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से, तो बात करते हैं कि चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे के दौरान सीमांचल, मिथिलांचल समेत राजधानी पटना के कई जिलों में तेज हवा के साथ रुक रुक करके बारिश हुई है। गुरुवार तक बिहार में काफी ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मिचोंग के कारण कल भी कई जिलों की बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि कल बारिश नहीं हुई, जहां उससे एक दिन पहले जरूर बारिश हुई है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जी हां, मौसम विभाग ने भी ये संभावना जताई है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे में पटना, गया, आरा, बक्सर, नालंदा, भागलपुर, मोतिहारी, शिवहर, जमुई, बांका, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, सहरसा और पूर्णिया में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके बाद कल 10 दिसंबर से तापमान में गिरावट आएगी और फिर कनकनी बढ़ेगी। दोस्तों एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान को जान से मार देने की धमकी मिली है। इस मामले में अख्तरुल ईमान ने बताया है कि ट्विटर एक्स को मेंशन करते हुए अमर यादव ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है। आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान किशनगंज के रहने वाले हैं और एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। अख्तरुल ईमान के आरोप के अनुसार उन्हें दहशतगर्द कहते हुए धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग किया है और
दाढ़ी टोपी वाले को दहशतगर्द बताया है और साथ ही चुन चुन करके मारने की बात कही है। अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बीते 3 दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय हूं। यह चौथी बार अमोर विधानसभा से विधायक बना हूं। जब बीते लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा से लगभग 3 लाख मत प्राप्त हुए हैं। मैं अपने विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार एवं अन्य राज्यों में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहता हूं, लेकिन इस धमकी से मैं काफ़ी आहत होने के साथ साथ भय महसूस कर रहा हूं। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि मुझे पूर्ण संदेह है कि मेरी लोकप्रियता से परेशान होकर के कुछ साजिश हो सकती है, क्योंकि विरोधियों को मैं खटक रहा हूं। जब 15 दिन पूर्व मेरे फेसबुक आईडी को भी हैक करके उस पर अश्लील फोटोग्राफ पोस्ट करके मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा चुकी है और अब मुझे एक्स से, यानी कि जो अब पहले ट्विटर था, उसमें जान से मार देने की धमकी मिली है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के बयान दिया है। मदनी ने कहा है कि उन्होंने दशकों पहले ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर के अवशेषों पर नहीं बनाई गई थी और उनकी बातें आखिरकार सही साबित हुई। अरशद मदनी ने कहा है कि हमने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए लंबी अदालती लड़ाई लड़ी है। कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि इस मस्जिद को किसी मंदिर के ऊपर बनाया गया था, जब उसने केवल बड़ी संख्या में लोगों की धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संपत्ति को दूसरे पक्ष को सौंप दिया। मदनी जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र के 37 जिलों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हमने अदालत को बताया था कि अगर किसी भी प्रार्थना स्थल को किसी अन्य धर्म के मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है तो फिर उसे वहां नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है। ये साबित भी हुआ है कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया गया था, वहाँ पर हमारी जीत होती है। दोस्तों, देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के बिहारियों का डीएनए खराब होने वाले बयान पर दो टूक कहा कि आपके आका भी बिहार के लड़के यानी कि मुझसे ही सलाह लेते रहे हैं। दरभंगा में गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहारियों की बुद्धिमत्ता के लिए रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि हम लोग अपने बच्चों को यहीं पढ़ा पाते, यही रोजगार मिलता, तो फिर कोई रेवंत रेड्डी की कहाँ हिम्मत होती कि ऐसे बयान देने। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि हम लोग अपने बच्चों को यही पढ़ा पाते, यही रोजगार मिलता, तो फिर कोई रेवंत रेड्डी की कहाँ हिम्मत होती ऐसे बयान देने की। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि देखिए, जब आपकी और फिर हमारी ये दुर्दशा है कि हमारे बच्चों को मजबूरी में बाहर नौकरी करनी पड़ती है, जब मजदूरी करनी होती है और फिर धक्का खाना पड़ता है, तो फिर जहाँ आप जाएंगे वहाँ के लोग तो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि डीएमके के एक सांसद ने भी उत्तर भारतीयों के लिए कुछ कह दिया। ये बात तो पूरी तरीके से गलत है और फिर ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो बयान दिया गया है उसकी पूरी तरीके से निंदा करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें और फिर आपको अपना भी अवलोकन करना चाहिए। ये कहना है प्रशांत किशोर का। आपको बता दूं कि तेलंगाना में हाल ही में कांग्रेस से सीएम बने रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा दिया है। बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने को लेकर कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरा राय लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी का बयान 110% गलत है। जहां उनके बयान का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता है, यह बिल्कुल भी गलत बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और जो प्रशांत किशोर ने कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको कमेंट में इसीलिए बताने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप भी एक बिहारी हैं। जी हाँ, ये जो भी खबर देख रहे हैं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, सब बिहारी ही होंगे, मुझे मालूम है। हालांकि आप चाहे कहीं भी रहते हों, लेकिन आपका जन्म स्थान बिहार है। जी हाँ, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिए। दोस्तों, बिहार में जनवरी में फोकनिया और फिर मौलवी की परीक्षा ली जाएगी। साल 2024 की परीक्षा को लेकर के कैलेंडर जारी हुआ है। दोनों ही परीक्षा 22 से 27 जनवरी के बीच 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। बिहार स्टेट मदरसा शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsmeb.org.in पर छात्र अपनी परीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जब वहीं कई लोगों को फोकनिया और फिर मौलवी की परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती है। आपको बता दें कि मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें पिछले बार बिहार बोर्ड के ही नियमों को लागू किया गया था, जहाँ कई बार मदरसा बोर्ड अपनी पढ़ाई को लेकर के चर्चा में बना रहता है। मदरसा की शिक्षा व्यवस्था में
प्राथमिक, सेकेंडरी या फिर स्नातक के आधार पर ही तालीम दी जाती है। कई दिग्गजों ने मदरसा बोर्ड से ही पढ़ाई की थी। फोकनिया की आगामी परीक्षा में सभी विषय एक समान है, जहाँ इसमें कोई भी ऐच्छिक विषय नहीं है। जहाँ मौलवी स्तर में पहली बार आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और फिर इस्लामिक पर आधारित 4 संकायें हैं। आपको बता दें कि मदरसा में प्राइमरी बोर्ड को तेहतानिया के नाम से जाना जाता है, जब फोकनिया का अर्थ जूनियर हाई स्कूल होता है। इसके आगे आलिया की पढ़ाई की जाती है, जहाँ आलिया स्तर पर ही मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल होती है। जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर मुंशी प्रेमचंद्र ने मदरसे से अपनी तालीम हासिल की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद्र ने भी मदरसे से ही अपनी तालीम हासिल की थी। आपको बता दें कि मुंशी और मौलवी की डिग्री 10वीं परीक्षा के समान होती है, जहाँ इसमें अरबी साहित्य, फारसी, फिलासफी, सामान्य अध्ययन, हिंदी, गृह विज्ञान, थियोलॉजी, अंग्रेजी आदि की पढ़ाई होती है। स्नातक में फारसी, अरबी आदि की पढ़ाई होती है। जहाँ कामिल की डिग्री स्नातक के बराबर होती है। फाजल को पोस्ट ग्रेजुएशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस आदमी को देख रहे हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं। जब बिहार के इस आदमी ने बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। सिर्फ 5 लाख रुपए से देश की बड़ी फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खड़ी कर दी है। जब दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में बड़े जोखिम भरे कदम उठाए हैं। ये सच है कि किसी भी कारोबारी को उनका धैर्य और फिर कड़ी मेहनत उन्हें वह बनाती है जो वे आज हैं। अभी हम आपको बिहार के इस शख्स के बारे में बताने वाले हैं, जहां इसने 5 लाख रुपए से शुरुआत की है कंपनी की और आज अरबों की कंपनी के मालिक हैं। आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वासुदेव सिंह एक बड़ा नाम है। वे अल्केम लेबोरेटरीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। जब वासुदेव बिहार के रहने वाले हैं और फिर एक समय प्रोफेसर थे। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। जब वे एक कारोबारी बनना चाहते थे, अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वे फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार शुरू करना चाहते थे। जहाँ इसके लिए वे अपने चचेरे भाई और सपेंद्र सिंह के पास गए और फिर उनसे मदद मांगी। उन्होंने 1962 में अपने होम टाउन में फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार शुरू किया और आज एक सफल कारोबार बन गए हैं। जहाँ इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करने का फैसला किया। वासुदेव सिंह ने एक बार फोर्ब्स को एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए केवल 5 लाख रुपए लेकर के मुंबई चले गए थे। जब फिर उन्होंने कुछ जरूरी लाइसेंस लिए और फिर साल 1973 में अल्केम लेबोरेटरीज नामक अपनी कंपनी लॉन्च की। जब अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के बावजूद भी वे अपने फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को नहीं छोड़ पाए। जब अपनी स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बदौलत हुए साल 1984 में 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाने में सफल रहे। जब कुछ दशकों में कंपनी ने टेक्सीम नामक दवा जारी की। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जारी किया जाता है। ये कदम अल्केम लेबोरेटरीज के लिए गेम चेंजर बन गया, क्योंकि ये पहली एंटी इफेक्टिव दवा बन गई जो देश में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की सक्षम थी। 2008 तक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का आंकड़ा पार कर लिया। फिर 2019 में कंपनी ने $1 बिलियन के रेवेन्यू के मील के पत्थर तक पहुंच गई। फोर्ब्स के अनुसार वासुदेव सिंह की कुल संपत्ति $2 बिलियन है। दोस्तों, देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के देश समेत राज्य की तमाम पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जहां इस दफे यानी कि इस बार मुकाबले की बात की जाए तो फिर भाजपा के खिलाफ 20 से अधिक दलों की गठबंधन वाली इंडिया होगी। जहां वैसे तो ये लोग एक साथ हैं, लेकिन बात जब विधानसभा चुनाव की आती है तो फिर ये लोग अलग अलग नजर आते हैं। ऐसे में समय दर समय थोड़ी मनमुटाव की भी खबरें निकल करके सामने आ जाती है। जहाँ हालांकि बाद में कुछ बड़े नेता की दखलंदाजी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ऐसे में इस गठबंधन में शामिल 3 मुख्य दलों से बिहार भाजपा की लड़ाई होने वाली है। ऐसे में भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है ताकि उन्हें अंतरिम समय में अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़े। इसको लेकर के भाजपा ने प्लान बी को रेडी कर लिया है। दरअसल बिहार भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी तेज कर दी है। जहां बिहार भाजपा ने संसदीय क्षेत्र प्रभारियों को बदलने के बाद अब जिला प्रभारियों एवं जिला संयोजकों को बदल दिया गया है। इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व की ओर से सभी 45 संगठनात्मक जिला प्रभारी एवं 40 संसदीय क्षेत्र संयोजक को बदलने के लिए सूची तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार भाजपा इस बार अपने पुराने भरोसेमंद और फिर मंजे हुए साथी को बड़ा ओहदा देने की विचार में है। बिहार भाजपा सम्राट चौधरी से पहले टीम में रहे कई
प्रदेश पदाधिकारी और फिर अन्य प्रदेश उपाध्यक्ष को से लेकर के गृह मंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता और शेष वरिष्ठों के सांगठनिक अनुभव वाले लोगों का लाभ लेने के लिए नए सिरे से चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, किशनगंज में वेटरनरी कॉलेज का संचालन शुरू किए जाने पर पशु विकास पर शोध होगा और पशु चिकित्सा की सुविधा विकसित होगा। इसका लाभ क्षेत्र के यानी कि सीमांचल क्षेत्र के पशुपालकों को मिलेगा। वहीं पशुपालन के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा और किशनगंज में ही पढ़ाई कर सकेंगे। जब किशनगंज जिला के अर्राबाड़ी में स्थित डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में वेटरनरी कॉलेज शुरू किया गया है। यहाँ कृषि कॉलेज के साथ मत्स्यिकी कॉलेज और फिर अब वेटरनरी कॉलेज शुरू हो गया है। वेटरनरी कॉलेज में छात्रों को शैक्षणिक सुविधा के साथ छात्रों को आवासीय सुविधा भी मिलेगा। जहाँ छात्रों को शैक्षणिक सेवा देने के लिए 44 फैकल्टियां भी नियुक्त हो चुकी हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉलेज के चिकित्सक राजेश कुमार ने बताया है कि बिहार के विभिन्न क्षेत्र के 80 छात्रों का नामांकन हो चुका है। जहाँ पशु चिकित्सा कॉलेज होने के कारण क्षेत्र के पशुपालक यहां अपने पशु के इलाज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वहीं कॉलेज के पशु को पशु चिकित्सालय में लाकर के इलाज भी करवा सकते हैं। जहां इस कॉलेज के शुरू हो जाने से क्षेत्र के पशुपालकों को सुविधा मिलेगा। वहीं किशनगंज जिला में भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, बिहार में मिड डे मील योजना का हाल बुरा है। जी हाँ, खराब और दूषित भोजन खा करके आए दिन स्कूली बच्चे बीमार हो रहे हैं और मिड डे मील योजना के नाम पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह ताज़ा मामला पश्चिमी चंपारण के बेतिया से सामने आया है, जहां मिड डे मील खाने से 60 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला मजोलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाबूटोला परसा का है। यह हर दिन की तरह शुक्रवार को भी स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा गया था। जब भोजन में चावल और फिर चना की सब्जी परोसी की गई थी, जिसे खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को उल्टी और फिर चक्कर के अलावा पेट दर्द की शिकायत होने लगी। जहां एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल प्रबंधक में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिवार वाले और फिर जिले के जिलाधिकारी अस्पताल पहुंचे और फिर हालात का जायजा लिया। दोस्तों, तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है और फिर माफी मांगने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस को भी यानी कि इंडिया गठबंधन को भी इस विवादित बयान पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2015 की तरह एक बार फिर से नीतीश कुमार हमलावर होंगे और कांग्रेस को डीएनए के सैंपल भेजेंगे। दरअसल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में बिना नीतीश का नाम लिए कहा था कि शायद डीएनए में गड़बड़ी है। जब पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी का जिक्र किया और कहा था कि मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि जब एक महादलित के बेटे का सब कुछ छीन लिया गया तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही गड़बड़ है। जब बात यहीं तक नहीं रुकी, इस बयान को लेकर के नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया और कहा कि वह अपना और फिर बिहार के लाखों लोगों का डीएनए सैंपल प्रधानमंत्री को भेजेंगे। बाद में नीतीश कुमार ने बिहार के अलग अलग जगहों से एकत्र किए गए बिहार वासियों के नाखून और फिर बाल के सैंपल बोरियों में भर भर करके पीएमओ भेजे थे। हालांकि पीएमओ ने इन सैंपलों को रिसीव नहीं किया था। जहां इस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर नहीं चाहिए तो फिर वापस कर दो। अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में डीएनए पर सवाल उठना चर्चा में है। जहां तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और फिर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विवादित बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर कहा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर में बिहारी जीन है, जबकि मेरा डीएनए तेलंगाना का है। केसीआर का डीएनए बिहार का है, वे बिहार के रहने वाले हैं। केसीआर की जाति कुर्मी है, वे बिहार से विजयनगरम और फिर वहां से तेलंगाना आए थे। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बिल्कुल बेहतर है। दोस्तों, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2025 के लिए जनहित का एक अहम टारगेट सेट किया है। यह तय किया गया है कि इसके पहले बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दिया जाएगा। जब गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर हाल में हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना साल 2025 के पहले पूरा करें। यह कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए हम स्वयं
स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना की समीक्षा की है। लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कार्य पूरा कर लेने का निर्देश अफसरों को दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले बैठकों में इसके संबंध में एक बात पर चर्चा हुई थी, जब संबंधित अधिकारियों और फिर अभियंताओं के साथ बैठक करके तेजी से काम को आगे बढ़ाएं, जहां स्थल पर भी जाकर के किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करें। दोस्तों, जिस सऊदी अरब में पुतिन ने पहुंच करके दुनिया में खलबली मचा दी, वहां से भारत के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए नए वीज़ा नियम लागू किए हैं। इससे भारतीय मुसलमानों को फ़ायदा होगा। उन्हें उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने में सहूलियत मिलेगी। जी, भारतीय टूरिस्ट भी आसानी से सऊदी अरब जा सकेंगे। भारत के लिए सऊदी अरब की बड़ी घोषणा पर पाकिस्तान ने क्या कहा, आपको बता दूं कि भारतीय मुसलमानों के लिए सऊदी अरब का एक फैसला पाकिस्तान पर भारी पड़ गया है। इसी हफ्ते सऊदी अरब के हज मंत्री भारत आए थे और उन्होंने लाखों भारतीय मुसलमानों के लिए अच्छी खबर सुना दी है। जब सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए 48 घंटों में वीज़ा जारी करने और फिर 4 दिनों का स्टॉप ओवर वीज़ा देने का ऐलान किया है। जी हाँ, नई घोषणा का मतलब यह है कि 2024 में भारत के 13 लाख से ज़्यादा मुसलमान उम्रा कर पाएंगे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा करीब 12 लाख ही था। अब भारतीयों को उम्रा के लिए किसी खास वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह उम्रा वीज़ा 90 दिनों के लिए वैध होगा और इसे लेकर के सऊदी अरब के किसी भी शहर में जाने की अनुमति होगी। दोस्तों, चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर से पिछले 2 दिनों से लगातार बूंदाबूंदी हो रही है। जहाँ टिप टिप बारिश होने से खेत खलियान में धान भीगने से किसान चिंतित है। हालांकि हो रही बूंदाबूंदी से गेहूं और फिर मक्का की फसल को लाभ होगा। जहाँ कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बूंदाबूंदी से फसलों को कोई खास नुकसान नहीं है। जहाँ अधिकांश किसानों ने अपने धान की फसल को तैयार कर लिया है। जब बुधवार को अचानक मौसम परिवर्तन के साथ लगातार वर्षा की बूंदाबूंदी गिरने की वजह से अगहनी धान की तैयार फसल भीगने से किसान चिंतित है। धान की अच्छी पैदावार हुई है। जहाँ धान की अच्छी उपज देख करके किसान फूले नहीं समा रहे थे। मजदूरों की कमी के कारण धान की तैयारी में विलंब भी हो रहा है। जहाँ कदवा प्रखंड क्षेत्र में लगभग 25% धान की फसल खेत खलियान में अब भी है। वहीं किसान धान के पुआल का भी भंडारण नहीं कर पाए हैं। धान के पुआल का उपयोग पशु चारा के रूप में किया जाता है। अमूमन इस मौसम में वर्षा नहीं होती है, जब किसान आराम से धान की तैयारी करते हैं। जब वर्षा को देख करके किसान खेत एवं खलियान में धान की गट्ठर का ढेर लगा रहे हैं, जिससे वर्षा से फसलों को भीगने से बचा जा सके। जहाँ वही पुआल को भी भीगने से बचाने के अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन निचले खेतों में जल जमाव होने से व्यापक नुकसान की संभावना किसानों के चेहरे पर बल ला दिया है। दोस्तों, चीन में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और फिर इन्फ्लुएंजा फ्लू से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिससे फिलहाल निमोनिया बीमारी से चीन के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों और फिर जिलों के साथ साथ कटिहार में भी लोगों के बीच भय का माहौल बन गया है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है, मगर जिले में अस्पतालों में इसकी कोई भी तैयारी नहीं है। जी हाँ, बिहार के जिले के अस्पतालों में इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। निजी से यानी कि प्राइवेट से लेकर के सरकारी अस्पताल में रोगियों के आवागमन के समय किसी प्रकार की निगरानी नहीं की जाती है। मेडिकल कॉलेज के केवल आईसीयू और फिर सीसीयू में जाने वाले रोगी के परिवार वाले को जूता के पॉलीथीन का कवर पहनने के लिए कहा जाता है। सदर अस्पताल अनुमंडल पीएचसी सीएचसी में किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं है। जैसे चाइनीज निमोनिया पर अलर्ट को लेकर के गैर सरकारी और फिर सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। दोस्तों, बिहार में बालू माफियाओं ने एक बार फिर से खनन विभाग की टीम पर हमला किया है। मामला बिहार के किशनगंज जिले का है, जहां पोठिया प्रखंड के चमरानी घाट में खनन में लगे माफियाओं ने अवैध रूप से भंडारण किया था और इसकी भनक जब खनन विभाग को लगे तब खनन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंच करके जांच में जुटी हुई थी। अचानक बालू माफियाओं ने खनन टीम पर हमला बोल दिया। जहाँ इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां दिख रहा है कि बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम को घेर लिया है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। आपको बता दें कि खाकी में पहुंचे सुरक्षा कर्मियों को दौरा करके पीटा जा रहा था, बेरहमी से उन्हें जख्मी किया जा रहा था और अपनी जान बचाने के लिए खनन विभाग के कर्मी भागे। यह सुरक्षा कर्मी दहाड़ मार करके रो रहे हैं और फिर बालू माफियाओं से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड के चमरानी घाट में खनन में लगे माफियाओं ने अवैध रूप से भंडारण किए गए बालू की जांच करने गए, जहां सरकारी अधिकारियों और फिर कर्मियों पर हमला बोल दिया, जिससे सुरक्षा गार्ड बुरी तरीके से चोटिल हो गए, जहां जिनका इलाज जिला के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। दोस्तों, लोकसभा में जारी शीतकालीन सत्र में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बुधवार को वर्षों से लंबित पड़ी भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना का मुद्दा उठाया।
सांसद प्रदीप सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सुरक्षा और फिर सुगम यातायात की दृष्टि से भारत नेपाल सीमा सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जब संसद ने अपनी बात रखते हुए पहले मोदी सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को इतना भरोसा हो चुका है कि आने वाले भविष्य में इस संसद भवन को लोग गारंटी हाउस के नाम से जानेंगे। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि 1377 किलोमीटर इस लंबी सड़क परियोजना में तकनीकी खामियां और फिर राशि के अभाव के कारण बीते 10 सालों से अब तक मात्र 40% कार्य ही पूरा हुआ है। अररिया जिले में इस परियोजना के तहत 100 किलोमीटर से अधिक का निर्माण होना था, जिसमें अब तक मात्र 25 से 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। तो दोस्तों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, जब कांग्रेस की हार के बाद बिहार का भी सियासी तापमान गरमाया हुआ है। इंडिया गठबंधन के घटक दल इस हार को कांग्रेस की हार बता रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस हार का ठिकरा लालू और नीतीश पर भी फोड़ा है। जब निश्चित तौर पर जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहाँ कहीं से भी कोई भी विपक्षी दलों के एकजुट होने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। यह सबकी पोल खुल गई है। अब पोल खोलने के बाद ये लोग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें कह रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा का ये बयान है, मेरा नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई तो फिर अब राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये हाल पूरे विपक्षी गठबंधन का है। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार उपचुनाव में हारे थे, इसकी चर्चा वे लोग नहीं कर रहे हैं। भारत के लोगों ने देखा है कि किस तरह से विपक्षी दल एकजुट हुआ है और क्या क्या कुछ इन राज्यों के चुनाव में हुआ, जबकि नेताओं ने क्या बयान दिया है और इसका क्या असर रहा। दोस्तों बिहार में सड़क हादसों के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जब बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान नहीं जाती हो। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के गोपालगंज जिला से निकल करके सामने आ रहा है, जहां आरजेडी की नेता की कार एक खड़ी ट्रक में ठोकर जाकर के टकरा गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। दोस्तों जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर ही निशाना साधा है। मुस्लिम समाज के लिए आबादी के अनुसार हक मांगने के चक्कर में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जाति का नाम लेकर के निशाना साधा है। अब उनके इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, जातिगत जनगणना में मुस्लिम आबादी लगभग 18% बताई गई है। इसी आंकड़े के आधार पर इदारा शरिया तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस समाज सुधार सम्मेलन के प्रमुख गुलाम रसूल बलियावी के एक मांग पर सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, एक सभा को संबोधित करते हुए गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि बिहार ने सर्वे करके बता दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। तो अब हमें भी शासन एवं प्रशासन में हिस्सेदारी चाहिए। अगर 3% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 6% वाला मंत्री और फिर 12% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर 18% वाला क्यों नहीं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि अपना हक लिया जाए और हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के पास अपने जात तक वोट नहीं है। यह सेकुलर कहलाने वाले लोग हमारे वोट पर नेता बन बैठे हैं। दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले में एक शिक्षक के अश्लील वीडियो के जाल में बुरी तरीके से फंसने का मामला सामने आया है। जब पूर्णिया जिले में तैनात शिक्षक को वीडियो कॉल पर एक लड़की ने उन्हें उत्तेजित करने वाले संवाद करके, यानी कि गंदी गंदी बातें करके खुद को न्यूड करके उन्हें भी झांसे में ले लिया। इसके बाद 5 लाख रुपए भेजने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद ये टीचर काफ़ी परेशान हो गए। दरअसल बिहार के भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र के बुरानाथ में रहने वाले यश के नाम से जाने वाले एक शिक्षक के अश्लील वीडियो के जाल में बुरी तरीके से फंसने का मामला सामने आया है। ये टीचर पूर्णिया जिले के एक ब्लॉक में तैनात है। इसको वीडियो कॉल करके एक लड़की ने उत्तेजित करने वाले संवाद करके खुद को न्यूड करके झांसे में ले लिया। जब तक वे सतर्क हो और कॉल कट करते तब तक उनको लड़की खुद को न्यूड करके उत्तेजित इशारे करने लगी। वही न्यूड होने के बाद लड़की ने कुछ देर बाद कॉल को कट कर दिया, यानी कि कॉल काट दिया। मास्टर जी ने राहत की सांस ली, लेकिन कॉल कट जाने से उसका संकट टला नहीं था, बल्कि वे बुरी तरीके से उस ब्लैकमेलर लड़की के जाल में फंसते नजर आए।
जब वीडियो कॉल कट करने के करीब 1 घंटे के बाद लड़की का कॉल आया, जब उसके बाद उसको एक वीडियो क्लिप का मैसेज भी भेजा गया था। कॉल करने वाली लड़की ने फिर से कॉल करके उन्हें 5 लाख रुपए एक अकाउंट में भेजने की धमकी दे दी। या ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध केस दर्ज कराने की बात कही है। इस कॉल के बाद मास्टर जी बुरी तरीके से डर गए और कहा कि उनके पास फिलहाल इतनी रकम नहीं है। उन्होंने एक अकाउंट में 25,000 रुपये भेज करके परेशानी से छुटकारा देने की गिड़गिड़ाया, लेकिन लड़की का कॉल फिर से शाम में ही आ गया। लड़की ने शिक्षक को ये धमकी दी है कि उसके फेसबुक प्रोफाइल से उसके सारे अपने को वीडियो भेज देंगी। वहीं एक कॉल उन्हें दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बता करके किसी पुरुष ने भी कड़क लहजे में कॉल किया, कार्रवाई करके जेल भेजने की धमकी दी। ये भी कहा कि अगर लड़की से समझौता कर लो तो फिर बात बन सकती है। जब वीडियो कॉल को रिसीव करके परेशानी में पड़ गए शिक्षक को तिलका मांझी निवासी शिक्षक दोस्त ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराने का दबाव बनाया, लेकिन लोक लाज के भय से केस दर्ज कराने के बजाय अपने एक इंस्पेक्टर रिश्तेदार से मदद मांगी है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बिहार की सभी स्कूली बस की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि बहुत सारे स्कूली बस का परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, स्पीड गवर्नर, VLTD इत्यादि मानकों की जांच की जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये चीज़ फेल बताया जा रहा है। बिहार के स्कूली बसों की जांच की जाएगी। सिर्फ बस नहीं बल्कि स्कूल में जितने भी वाहन है उन सभी की जांच की जाएगी। जांच में कोई भी कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जांच कराई जा रही है। कई बस में ये शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उसमें स्पीड के मानकों का पालन नहीं किया जाता है तथा स्कूली बच्चों के लिए जो सुरक्षा मानक है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जांच के दौरान स्कूली वाहनों के सभी पैरामीटर्स की जांच की जाएगी। विशेष करके पटना में स्कूलों के सर्वेक्षण के लिए 15 FBI की टीम बनाई जा गई है, जो कि सुनिश्चित करेगी कि स्कूली वाहनों में कोई भी कमी नहीं है और फिर सभी निर्दिष्ट मानकों का पालन हो रहा है। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार के प्रवासी मजदूरों का मामला उठाया है। जब बीजेपी सांसद ने सदन को बताया कि नीतीश सरकार की नाकामी के कारण बिहार से अब तक 4 करोड़ लोग बिहार छोड़कर के दूसरे राज्य का रुख कर चुके हैं। लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पर सिर्फ वोट की राजनीति की है। बिहार के लोगों को उसे कोई भी चिंता नहीं है। आज देश के किसी भी हिस्से में बड़ा हादसा होता है तो फिर उसमें मरने वाले बिहार के ही होते हैं। अब तक जितने भी हादसे में लोगों की जान गई है उसमें कोई ना कोई बिहारी जरूर रहा है। उन्होंने कहा है कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब राज्य की 14 करोड़ की आबादी में से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर गए हैं और दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। 4 करोड़ में से 3 करोड़ वे लोग हैं जिनकी जातिगत जनगणना कराई जाती है और बिहार की सरकार वोट की राजनीति करती है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा से लेकर के 12 कक्षा तक के छात्रों के लिए साल 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आने वाले साल 2024 में बोर्ड सेटअप, वार्षिक, मासिक और फिर साप्ताहिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जहां नए कैलेंडर के अनुसार अब क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए साप्ताहिक परीक्षा होगी। इस टेस्ट का आयोजन हर शनिवार को होगा। वहीं बिहार के स्कूल में बोर्ड, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक या फिर अन्य परीक्षा के दौरान अन्य क्लास सस्पेंड नहीं होंगे। जहाँ इसके अलावा अब क्लास 5, 8, 9 और फिर 11 के बच्चों को वार्षिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण होने पर फिर से मौका मिलेगा। जहाँ 2 महीने के विशेष क्लास के साथ विशेष परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंगलवार को शिक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 2024 कैलेंडर के अनुसार 11वीं कक्षा की परीक्षा 13 से 20 मार्च तक चलेगी, जबकि 9वीं कक्षा की परीक्षा 16 मार्च से 20 मार्च तक होगी। वहीं 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 से 24 सितंबर तक ली जाएगी। यह नया सत्र 2024 शुरू होते ही वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों के लिए विशेष क्लास भी चलाई जाएगी। जब वहीं क्लास 1 से 4 तक की वार्षिक परीक्षा 21 मार्च से शुरू हो जाएगी और फिर 28 मार्च तक चलेगी। वहीं इससे पहले 18 मार्च तक नियमित क्लास चलेगी। यह कैलेंडर के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 18 से 21 मार्च तक चलेगी। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। यह समस्तीपुर
DRM ने इसका प्रस्ताव भेजा है। जब पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल अब इस पर मोहर लगाएंगे। जी हाँ, उसके बाद रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद वंदे भारत ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र स्टेशन होते हुए नई दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। इसके लिए सीतामढ़ी, जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर स्टेशन पर जांच करके ट्रायल किया गया है। सीतामढ़ी से लेकर के समस्तीपुर तक रेल किनारे से सारे अतिक्रमण को तेजी से खाली कर दिया जा रहा है, ताकि वंदे भारत ट्रेन चलाने के दौरान रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके। यह ट्रायल होने की सूचना मिलने के बाद सीमावर्ती इलाके के लोगों को काफी खुशी है। यह ट्रेन मात्र 6 घंटे में दिल्ली की यात्रा पूरी कराएगी, जहां अभी दिल्ली जाने के लिए 22 से 24 घंटे ट्रेन में बिताना पड़ता है। जब सीतामढ़ी से ये ट्रेन चलने पर पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। जब इस ट्रेन के चलने से रामायण सर्किट से जुड़ा होगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।